नमस्कार। आज हम एक किताब के कुछ हिस्सों पर गहरी नजर डालेंगे। किताब का नाम है द माइंडफुल वे थ्रू डिप्रेशन। इसे जॉन काबट-ज़ेन से 4 जाने-माने विशेषज्ञों ने लिखा है। और यह सिर्फ डिप्रेशन के बारे में नहीं है, बल्कि उन मानसिक आदतों के बारे में है जो हम सबको कभी-कभी उदासी के गहरे कुएं में धकेल देती हैं। आज की इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि उदासी, यह दुख सिर्फ एक एहसास नहीं है। ये एक चक्र है, एक जाल है जिसे हमारा अपना दिमाग ही बुनता है। और सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या हम उसी दिमाग का इस्तेमाल इस जाल को काटने के लिए कर सकते हैं? चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं 2 कहानियों से जो इस चक्र की तस्वीर को साफ करती हैं। एलिस और जिम। एलिस एक सिंगल माँ है। वो अक्सर आधी रात को जाग जाती है और उसका दिमाग उसे कोसने लगता है। उसे ख्याल आते हैं कि वो अपनी नौकरी, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रही है, कि वो एक अच्छी माँ नहीं है। दवाइयों से उसे कुछ देर के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन ये निराशा और खुद पर शक करने का चक्र बार बार लौट कर आ जाता है। और दूसरी तरफ जिम है। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल सही है, अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, सब कुछ। फिर भी उसे हर समय एक अजीब सी थकान और खालीपन का एहसास होता है। वो किसी से मदद भी नहीं मांगता, क्योंकि उसे लगता है कि शिकायत करने के लिए उसके पास कोई ठोस वजह ही नहीं है। ये एक हल्के लेकिन लगातार बने रहने वाले डिप्रेशन को दिखाता है, जिसे डिस्थीमिया कहते हैं। तो ये दोनों कहानियां हमें दिखाती हैं कि ये चक्र अलग अलग लोगों के लिए कितना अलग दिख सकता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि डिप्रेशन सिर्फ एक खराब मूड नहीं है। ये 4 चीज़ों का एक दुष्चक्र है जो एक दूसरे को ताकत देता है। हमारे एहसास मतलब फीलिंग्स, हमारे विचार यानी थॉट्स, हमारे शरीर में होने वाली संवेदनाएं बॉडी सेंसेशंस और हमारा व्यवहार बिहेवियर्स, ये चारों एक साथ मिलकर एक नीचे की ओर जाने वाली ढलान बना देते हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है, लेकिन ये शुरू कैसे होता है? क्या पहले उदासी आती है, या नकारात्मक विचार, या फिर कोई शारीरिक थकावट? अक्सर ये समझना मुश्किल होता है कि कौन सी कड़ी पहले आती है। यही तो इस चक्र की सबसे मुश्किल बात है। ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। हो सकता है कि किसी दिन आप बस थोड़ा सा उदास महसूस करें बिना किसी खास वजह के, लेकिन फिर आपका दिमाग उस उदासी पर प्रतिक्रिया देता है। वो तुरंत नकारात्मक विचार पैदा करने लगता है, जैसे मैं हमेशा ही ऐसा महसूस करता हूँ या मुझसे कुछ ठीक नहीं होगा। और ये विचार सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, ये शरीर पर सीधा असर डालते हैं। आपको सीने में भारीपन महसूस हो सकता है, कंधों में तनाव, या बस एक अजीब सी थकावट। और फिर उस शारीरिक एहसास की वजह से हम उन कामों से बचने लगते हैं जो हमें शायद बेहतर महसूस कराते हैं। जैसे अगर कोई दोस्त बाहर चलने को कहता है तो हम सोचते हैं नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है, और मना कर देते हैं। एकदम सही। और जब आप मना कर देते हैं तो आप अकेले रह जाते हैं। ये अकेलापन आपकी शुरुआती उदासी को और बढ़ा देता है, और फिर वो बढ़ी हुई उदासी और ज्यादा नकारात्मक विचारों को जन्म देती है। देखते ही देखते एक मामूली सा खराब मूड एक पूरे दिन या हफ्ते की उदासी में बदल जाता है। ये एक ऐसा घुमावदार रास्ता है जो अपने आप ही और गहरा होता चला जाता है। तो अगर ये इतना स्पष्ट चक्र है, तो भाई हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? इसे समझने के लिए एक कहानी पर नजर डालते हैं, कैरल की कहानी। उसे अचानक बिना किसी वजह के उदासी महसूस होती है, और उसका पहला काम होता है ये पता लगाना कि मैं उदास क्यों हूं। वो अपने मन में वजह ढूंढने लगती है, खुद को कोसने लगती है। मतलब वो अपने एहसास को एक समस्या की तरह देखती है जिसे तुरंत ठीक करना जरूरी है। इसी को डूइंग मोड या कुछ करने वाला मोड कहा गया है। हमारा दिमाग एक शानदार समस्या सुलझाने वाली मशीन है। अगर टायर पंक्चर हो जाए तो वो उसे ठीक करने के तरीके ढूंढ निकालता है। अगर कोई हिसाब किताब में गड़बड़ हो तो वो उसे सुलझा लेता है। बिल्कुल, ये उसका काम है। लेकिन अपनी उदासी का कारण ढूंढना तो स्वाभाविक लगता है। अगर हम समस्या को समझेंगे नहीं तो सुलझाएंगे कैसे? इसे डूइंग मोड कहकर एक समस्या की तरह क्यों देखा जा रहा है? ये तो हमारे दिमाग का डिफॉल्ट सेटिंग है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर सारा खेल छिपा है। डूइंग मोड बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन जब हम इसी मोड का इस्तेमाल अपनी अंदरूनी दुनिया यानी अपनी भावनाओं पर करते हैं तो ये उल्टा असर करता है। भावनाओं को एक गणित के सवाल की तरह ठीक नहीं किया जा सकता। जब हम ये कोशिश करते हैं तो हम असल में उन पर और ज्यादा सोचने लगते हैं, जिसे रूमिनेशन या जुगाली करना कहते हैं।
हम बार बार एक ही नकारात्मक विचार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। मतलब हम उस एहसास से लड़ने लगते हैं। हम ये तुलना करने लगते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं और हमें कैसा महसूस करना चाहिए, और ये तुलना ही शायद हमें और दुखी करती है। बिल्कुल, ये तुलना एक खाई बना देती है असलियत और जैसी होनी चाहिए के बीच, और ये खाई असंतोष को और बढ़ा देती है। इसे समझाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है गिरे हुए दूध के रूपक से। सोचिए, एक किसान से दूध का बर्तन गिर जाता है, वो घबरा जाता है और उसे जल्दी से साफ करने के लिए उस पर एक बाल्टी पानी डाल देता है। नतीजा क्या होता है? दूध और पानी मिलकर और ज्यादा फैल जाते हैं और सफाई करना पहले से भी मुश्किल हो जाता है। वाह, ये रूपक तो सीधा दिल पर लगता है। हम सब ने कभी ना कभी अपने गिरे हुए दूध पर पानी जरूर डाला है। हम उदासी को ठीक करने की कोशिश में उस पर और ज्यादा विश्लेषण और चिंता का पानी डालते हैं, जिससे वो और उलझ जाती है और पूरे मन में फैल जाती है। और यही डूइंग मोड का जाल है। ये हमें यकीन दिलाता है कि अगर हम और ज्यादा सोचेंगे और ज्यादा विश्लेषण करेंगे तो हमें कोई हल मिल जाएगा। लेकिन भावनाओं के मामले में जितना ज्यादा हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उस चक्र में फंसते चले जाते हैं। सवाल है, इसका जवाब है एक अलग तरह का करना, एक ऐसा तरीका जो सुलझाने पर नहीं बल्कि बस होने पर ध्यान देता है। यहीं पर माइंडफुलनेस या बीइंग मोड की अवधारणा सामने आती है। इसका मतलब है जानबूझकर इस पल में जो हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बस अनुभव करना। इसे समझने के लिए एक ट्रैवल राइटर की कहानी बहुत अच्छी है। वो जापान में मशहूर और महंगी ब्लोफिश खाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे एक साधारण सी मछली परोस दी गई। पहले तो वो बहुत निराश हुआ, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो इस साधारण मछली को पूरे ध्यान से खाएगा। उसने हर निवाले के स्वाद, उसकी बनावट, उसकी खुशबू पर ध्यान दिया, और उसे एहसास हुआ कि ये साधारण सी मछली भी अपने आप में एक असाधारण अनुभव थी। हाँ, और उस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि लेखक ने मछली को बदलने की कोशिश नहीं की। उसने बस उसे अनुभव करने का अपना तरीका बदल दिया। यही माइंडफुलनेस का असली सार है, हालात को नहीं, अपने नजरिए को बदलना। ये हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों को गुजरते हुए मानसिक घटनाओं के रूप में देखें, न कि एक ठोस सच्चाई के तौर पर। मतलब अगर दिमाग में ये विचार आता है कि मैं एक असफल इंसान हूं, तो उसे एक तथ्य मानने के बजाय हम उसे बस एक विचार की तरह देखें, जैसे ओ ये मैं एक असफल इंसान हूं वाला विचार फिर से आया है। बिल्कुल, ये छोटा सा बदलाव बहुत शक्तिशाली है। ये हमें उन नकारात्मक विचारों से एक भावनात्मक दूरी बनाने में मदद करता है। हम उन विचारों में उलझने और उन पर विश्वास करने के बजाय उन्हें बस आते जाते देख सकते हैं, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। हम बादल नहीं हैं, हम आसमान है जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये अपनी समस्याओं से भागने का एक तरीका नहीं है? क्या हम महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं ये कहकर कि ये तो बस एक विचार है? नहीं, ये भागना नहीं है, बल्कि समझदारी से पीछे हटना है। जब आप किसी दलदल में फंसे हों तो जोर जोर से हाथ पैर मारना आपको और डुबाता है। समझदारी इसी में है कि आप शांत होकर देखें कि बाहर कैसे निकला जाए। माइंडफुलनेस हमें विचारों के उस दलदल में हाथ पैर मारने से रोकती है। ये हमें एक स्थिर जमीन देती है जहां से हम साफ साफ देख सकते हैं कि कौन से विचार मददगार हैं और कौन से सिर्फ हमें नीचे खींच रहे हैं। तो इसे अभ्यास में कैसे लाया जाए? सिर्फ सोचने से तो ये होगा नहीं। सही कहा, इसके लिए कुछ अभ्यास हैं, और सबसे पहला और सबसे आसान दरवाजा है हमारी अपनी सांस। सांस को जागरूकता का प्रवेश द्वार कहा गया है। जब भी मन अतीत की चिंताओं या भविष्य के डर में भटक रहा हो, तो धीरे से अपना ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आएं। उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी है, बस महसूस करना है कि सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। क्या सच में इतना सरल सा काम इतने गहरे चक्रों को तोड़ने में मदद कर सकता है? कई लोगों को लगता होगा कि ये बहुत छोटी सी बात है। ये सरल है, पर आसान नहीं, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू करेंगे, आपका मन 1000 जगह भटकेगा, और यहीं पर असली अभ्यास छिपा है। लक्ष्य मन को भटकने से रोकना नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भटकना।
असली अभ्यास तो ये है कि जब भी आप देखें कि मन भटक गया है तो बिना खुद को कोसे, बिना झुंझलाए उसे बहुत नरमी से वापस अपनी सांस पर ले आएं। हर बार वापस लाना ही एक अभ्यास है। हर बार आप दिमागी आदत के एक धागे को कमजोर कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब है दिमाग को खाली कर देना, जो कि लगभग असंभव है। एक और शक्तिशाली तकनीक जो इसमें मदद करती है वो है बॉडी स्कैन। इसमें आराम से लेटकर शरीर के हर हिस्से में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दिया जाता है, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। हाँ, और इस अभ्यास का मकसद किसी खास तरह का एहसास पाना नहीं है। बस ये देखना है कि वहाँ क्या महसूस हो रहा है, शायद गर्मी, ठंडापन, झुनझुनी, भारीपन, हल्कापन या शायद कुछ भी नहीं। इन सभी को बिना अच्छा या बुरा कहे बस स्वीकार करना है। लेकिन कई बार बॉडी स्कैन करते हुए लोग सो जाते हैं या उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता और उन्हें लगता है कि वे इसे गलत कर रहे हैं। क्या ये आम बात है? ये बहुत ही आम बात है और बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप सो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका शरीर थका हुआ था और उसे आराम की जरूरत थी। ये भी एक तरह से अपने शरीर की सुनना ही हुआ। और अगर आपको किसी हिस्से में कुछ भी महसूस नहीं होता तो ये भी एक जानकारी है। उस कुछ न होने के एहसास के साथ रहना भी अभ्यास का हिस्सा है। बॉडी स्कैन का उद्देश्य शरीर और नकारात्मक विचारों के बीच के स्वचालित जुड़ाव को तोड़ना है। जैसे शरीर में भारीपन के एहसास को सिर्फ एक शारीरिक एहसास की तरह देखना, ना कि उसे तुरंत मैं बहुत थका हुआ और बेकार हूं के विचार से जोड़ना। मतलब हम संवेदनाओं को कहानियों से अलग कर रहे हैं। भारीपन सिर्फ भारीपन है, वो बेकार होने का सबूत नहीं है। जब हम इन शारीरिक संवेदनाओं को सीधे अनुभव करना सीखते हैं तो हम डिप्रेशन के चक्र की एक बहुत जरूरी कड़ी को कमजोर कर देते हैं। और ये अभ्यास हमें अपने शरीर के साथ एक ज्यादा दोस्ताना रिश्ता बनाने में भी मदद करता है। डिप्रेशन में अक्सर हम अपने शरीर से कट जाते हैं, उसे एक दुश्मन या बोझ की तरह महसूस करते हैं। बॉडी स्कैन हमें अपने शरीर के संकेतों को फिर से सुनना सिखाता है, एक कोमल और जिज्ञासु तरीके से। ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ अपने विचारों का एक बंडल नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेता हुआ शरीर भी है जो हर पल हमारे साथ है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि डिप्रेशन एक उलझा हुआ चक्र हो सकता है, लेकिन ये बेतरतीब नहीं है। इसमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं, शारीरिक एहसास और हमारे काम एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा समस्या सुलझाने वाला दिमाग, जो आमतौर पर हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है, इस मामले में इसे और उलझा सकता है। माइंडफुलनेस हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है, लड़ने या ठीक करने का नहीं, बल्कि अपने एहसासों के साथ अपने रिश्ते को बदलने का। ये हमें डूइंग मोड के ऑटो पायलट से निकालकर बीइंग मोड की जागरूक दुनिया में लाती है, जहां हम अपने अनुभव के साथ बस मौजूद रह सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे धीरे धीरे अभ्यास से कोई भी विकसित कर सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां हमारे मन की दुनिया को नियंत्रित करने, उसे अपनी मर्जी से चलाने की लगातार कोशिश से आती हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम अपने मन के शोर को शांत करने की कोशिश करने के बजाय उसे बस एक कोमल, गैर आलोचनात्मक जिज्ञासा के साथ सुनना सीखें। ठीक वैसे ही जैसे हम दूर से आती हुई बारिश की आवाज या हवा में पत्तियों की सरसराहट को सुनते हैं, बिना उसे बदलने की चाहत के। उस शांति में, उस स्वीकार्यता में कौन सी नई समझ और आज़ादी हमारा इंतजार कर रही होगी।